द केरल स्टोरी तो देख ही लिया होगा आपने। अब इसे लेकर कुछ आंकड़ों के बेसिस पर बहस चल रही है कि आंकड़े गलत बताए गए हैं या फिर इसे धार्मिक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। अब इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर है कि भारत में मानव तस्करी का मामला एक अहम मुद्दा बनकर सामने आता है। एनसीआरबी के 2021 के डेटा के अनुसार भारत में कोरोना के बाद से 27.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये तो हो गई देश की बात। अब हम अपने झारखंडी चैनल पर झारखंड के मुद्दों पर ही बात करेंगे। आपने हाल ही में सुना या देखा होगा कि राज्य की 11 नाबालिग पहाड़ी लड़कियों को बेंगलोर से रेस्क्यू कर वापस अपने राज्य लाया गया था। इनकी उम्र मात्र 14 से लेकर 17 वर्ष तक की ही थी। अब आपको आंकड़ों की तरफ लेकर के चलते हैं। तो मानव तस्करी के ऊपर काम कर रही कुछ गैर सरकारी संगठनों के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष 25 से लेकर के 30,000 मामले सामने आते हैं। हालांकि कम ही मामलों को थानों में दर्ज किया जाता है। हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध में पाया गया कि मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में 90% आदिवासी समुदाय और बाकी 10% दलित समुदाय से होती हैं। इन आदिवासी बच्चियों में भी ज़्यादातर मुंडा और उरांव जनजाति से ही होती हैं। इन्हें ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके अलावा बिहार, असम, बंगाल या उड़ीसा भेजा जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज के जरिए इन्हें हरियाणा और पंजाब में जबरन शादी के लिए बेचा जाता है, तो वहीं बाकी राज्यों में इन्हें घरेलू काम के लिए तस्करी इनकी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 11,000 पलामू और गढ़वा के बच्चों को तस्करी कर इन्हें काम पर लगाया गया है। अब आप जानते ही होंगे कि राज्य में खनन संपदाओं का भरमार है और इसे संभालने वाले ज़्यादातर बाहरी ही हैं। ऐसा ही कुछ धनबाद के कोयला कारोबार के साथ भी है, जहां यूपी और बिहार के ही लोग कोयला उठाने का काम करते हैं। इसकी वजह से स्थानीय महिलाएं रोजगार से वंचित रह जाती हैं और तो और अवैध कोयला कारोबारी इन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। इससे बचने के लिए महिलाएं खुद को मानव तस्करों के हवाले सौंप देती हैं। तस्करी की गई लगभग सभी महिलाएं विभिन्न प्रकार के मौखिक, शारीरिक या फिर यौन शोषण के दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। कई रिपोर्ट यह भी दर्शाते हैं कि अक्सर लोगों के रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई परिचित ही होते हैं जो इन्हें तस्करों के हवाले सौंप देते हैं। इनमें भी ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो लोगों को बेहतर शिक्षा या फिर नौकरी के विकल्प या फिर शादी के लिए बहला फुसला लेने में कामयाब होते हैं। मानव तस्करी के मामले में ईडी ने साल 2022 में पन्नालाल महतो और उसके सहभागियों को गिरफ्तार किया था। पन्नालाल महतो ने खुद स्वीकारा था कि उसने उसके सहभागियों के साथ मिलकर करीब 15 सालों में 5,000 लड़कियों की तस्करी की थी और इससे उसने लगभग 4.5 से लेकर के 5 करोड़ तक की संपत्ति अर्जित की थी। अब आप सोच सकते हैं, जब एक तस्कर अपने सहभागियों के साथ मिलकर इतनी ज़्यादा तस्करी कर सकता है, तो ऐसा करने वाले कितने सारे लोग होंगे और आंकड़ा कितना ज़्यादा जाता होगा। राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। साल 2018 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की गई थी। उसके बाद साल 2019 में सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की गई थी। इधर साल 2020 में झारखंड पुलिस की ओर से पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इधर साल 2022 में झारखंड सरकार की तरफ से स्थानीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि आंकड़ों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता, यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए राज्य में कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर हम राज्य में मानव तस्करी के वजहों पर बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के एक निष्कर्ष निकाल के देख सकते हैं कि राज्य में गरीबी, नक्सली संकट, खनन क्षेत्रों में विस्थापन, नशापान, परिजनों का समय से पहले गुजर जाना, अविकासशीलता, सीधापन, निरक्षरता, कृषि के लिए खराब सिंचाई, राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ स्थायी रोजगार में कमी, जागरूकता में कमी और बेहतर नौकरी और शिक्षा के विकल्पों में कमी के कारण तस्करी यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही।
अगर सरकार की ओर से इन पहलुओं पर काम किया जाए तो शायद इन्हें कम किया जा सकता है, मानव तस्करी के मामलों को कम किया जा सकता है और स्थानीय का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जोहार।